स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी आशा करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट को अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ, एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में और बहुत सारे लोग में कई सारे क्वेश्चन सवाल इसके बारे में हो सकते हैं। लोग ऐसा सोच सकते हैं कि जब हमारे पास इतना अच्छा बिजनेस मॉडल है, हम फैक्ट्री तैयार करने वाले हैं, हम इतना अच्छा उत्पादन करने वाले हैं और उत्पादन भी कैसा, सीएनजी का, ऐसे दिन में कि जब पेट्रोल डीजल 100 के ऊपर है और हम ऐसे सीएनजी का निर्माण करेंगे जिसके ऊपर टू व्हीलर से लेके फोर व्हीलर सभी पेट्रोल डीजल की सभी गाड़ियां, बस तक सभी गाड़ियां चलेंगी। ऐसा ऐसा फ्यूल, ऐसा सीएनजी की जहां जो ट्रैक्टर के लिए भी चलेगा, ट्रक के लिए भी चलेगा। घर घर की रसोई में हम लोग एलपीजी को रिप्लेस कर पाएंगे। हर इंडस्ट्री को जो फ्यूल आज इस्तेमाल होता है उसको हम लोग रिप्लेस कर पाएंगे। तो इतना अच्छा अगर हमारा बिजनेस मॉडल है, इतनी अच्छी हमारी फैक्ट्री है, इतना सब कुछ है, तो पूरा फोकस पहले फैक्ट्री पे देना चाहिए। पहले हम लोग फैक्ट्री लगानी चाहिए, प्रोडक्ट्स बेचने चाहिए और उसके बाद ये सब कुछ जो एमपीओ का प्रमोशन है, मेंबरशिप है, इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अभी जिस तालुका में हम लोग ये कर रहे हैं वहां दिखाने के लिए कुछ है भी नहीं, तो क्यों हम लोग इसमें समय बर्बाद करें, ऐसा लग सकता है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि 10,000 मेंबर्स क्यों, 10,000 मेंबर, और वो भी मेंबर्स कैसे कि उनसे पैसे लेने हैं, उनसे शेयर्स लेने हैं। तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग ये पैसे ले रहे हैं और उसी से प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, या ऐसे कुछ स्कीम या ऐसा कुछ एक मार्केटिंग का तरीका तो नहीं कि इतने सारे लोग आते हैं, बात करते हैं और ये सब करके चले जाते हैं। ऐसा कुछ है क्या? हमारे पूरे इस बिजनेस मॉडल में इस एमपीओ का क्या रिलीवेंस है, क्या महत्व है? क्यों करें हम लोग ये एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन? क्यों बनाए 10,000 लोगों का इतना बड़ा संगठन एक तालुका में बिजनेस के पहले? तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, हमें अपने क्षेत्र को पहले समझना पड़ेगा, किस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों, हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र का नाम है तेल और प्राकृतिक गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस। क्या आपको पता है, जब से औद्योगिक क्रांति हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है, तब से लेके आज तक पूरी दुनिया में सभी बिजनेसेस में सबसे बड़ा क्षेत्र अगर कोई है तो वो है तेल। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा माल जो बेचा जाता है वो है तेल। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टर्नओवर अगर कोई किसी क्षेत्र का है तो वो है तेल। दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, जो कंपनी आज तेल या ऊर्जा में काम करती है वो वहां की पहली सारी कंपनियों में होती है। किसी भी देश में चले जाइए, पहले 5 और 10 नंबर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती वो इस सेक्टर में काम करती, जिस सेक्टर का नाम है ऑयल एंड गैस। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, निवेश अगर कुछ होता है तो वो है ये क्षेत्र, ऑयल एंड गैस। साधारण सी अगर हमारी रिफाइनरी की बात करें तो 40,000 50,000 करोड़ की साधारण रिफाइनरी लगती है। कोई भी निवेशक, कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी जगह, किसी देश में अगर ऑयल एंड गैस में इन्वेस्ट करता है तो रिफाइनरी और बाजू का सब इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जब 1 लाख करोड़ से ज्यादा उसको वहां निवेश करना होता है तो वहां के गवर्नमेंट के साथ मिलके ये इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि वहां के सरकारें भी उनको आश्वस्त करती है कि आप यहां निवेश कर सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट बेकार नहीं जाएगी, हम लोग आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो इतनी बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में पूरी दुनिया में निवेश होता है दोस्तों। और हम लोग सिर्फ क्रूड ऑयल और क्रूड से निकलता है पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन, इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री? क्या आपको पता है कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इस पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से बनती है? क्या आपको पता है जो रबर निकलता है उससे टायर कंपनी, कितनी बड़ी बड़ी टायर कंपनीज है? क्या आपको पता है कि उससे जो फर्टिलाइजर निकलता है, कितनी बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर की इंडस्ट्रीज है, कितनी बड़ी बड़ी पेंट की इंडस्ट्रीज है, और ऐसे बहुत सारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है कि जहां पूरी दुनिया में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। यहां तक कि हमारी नंबर वन, हमारे देश की नंबर वन कंपनी जो रिलायंस है, उसका अभी तक जो ब्रेड एंड बटर है, जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स ही है, वो इसमें ही प्राइमरीली काम करती है। तो दोस्तों, इतना बड़ा ये सेक्टर है। ये जो ऑयल है ये सोने से भी ज्यादा कीमती है। अगर आपके पास सोना नहीं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन आपके यहाँ रसोई में गैस चाहिए ही चाहिए, आपके वाहन में ईंधन चाहिए ही चाहिए कि जिसकी वजह से आप कुछ कर पाए। अगर ये ईंधन नहीं है तो आपको आप एक ही जगह पे रहोगे, आप बढ़ ही नहीं सकते। अगर आपके देश का भी विकास करना है तो आपका देश भी इस फ्यूल में, इस ईंधन में आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वावलंबन उसमें होना चाहिए। आज की तारीख में अगर दुनिया में डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस, ऐसे दो अगर आप कैटेगरीज देखोगे तो भी इसके ऊपर है कि कौन सा देश फ्यूल में, ईंधन में आत्मनिर्भर है। इसलिए हर देश उसमें आत्मनिर्भर होने की कोशिश करता है। और जो हमारे जैसे देश है वो इतना सारा पैसा जब वहां ये तेल, ये ऑयल एंड गैस परचेस करने के लिए लगाते हैं तो हमारे विकास के लिए पैसा बहुत कम बचता है। और वो बाकी के देश जो इसमें आत्मनिर्भर है वो पूरा पैसा, पूरा अपना जो निवेश है वो विकास के कामों के लिए लगाते हैं। दोस्तों, तेल ऐसी चीज है ना कि आपने एक बार इस्तेमाल किया तो खत्म हो गए, बार बार आपको ये तेल चाहिए। पूरी दुनिया में आज के तारीख में भी जो 80% बिजली बनती है ना, वो भी इस तेल, प्राकृतिक गैस, इस कोयले से बनती है, इस खनिज ईंधनों से बनती है। इवन हमारे देश में भी 70 से 75% जो बिजली हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी इससे ही बनती है। इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्व है इस तेल का। और क्या आपको पता है इस तेल की हिस्ट्री क्या है? दोस्तों, अगर आप सुनोगे तो आपको ताज्जुब होगा कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े युद्ध इस तेल के लिए हुए हैं। मराठी में एक किताब है जिसका नाम है हा तेल नावाचा इतिहास आहे। यानी अगर हिंदी में उसका अनुवाद करें तो इसका नाम होगा ये तेल नाम का इतिहास है। और ये गिरीश कुबेर करके एक ऑथर है जिन्होंने ये किताब लिखी है। उन्होंने तेल की खोज से लेके इस तेल के जो अभी तक जो युद्ध हुए, ईरान इराक का जो युद्ध हुआ 92 का, वहां उन्होंने लिखा है कि जो विश्व युद्ध भी हुए ना, वो सिर्फ और सिर्फ तेल के लिए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये तेल ऐसी चीज है कि जिसने पूरी दुनिया के जो देश है उसको दो हिस्सों में बांटा और दो हिस्से अपने आप में लड़ रहे हैं। किसके लिए? तेल के लिए। और ये वो तेल है। दोस्तों, ये तेल दुनिया का सबसे स्ट्रांग ऐसा सिस्टम है। इसकी जो नेटवर्किंग है ये बहुत ही स्ट्रांग है। जैसा मैंने कहा कि कोई भी कंपनी जब आती है किसी देश में, इतने बड़े पैसे लेके इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसके साथ उसकी सरकारें, उसका सब सिस्टम वो तो होता ही है। लेकिन आपके घर में रसोई की गैस, एलपीजी का सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करने से लेके किसी भी इंडस्ट्री में एफओ, एलडीओ, डीजल देना है, या हमारा जो राशन का सिस्टम है उसमें केरोसिन जो बट्टा है, ये पूरा जो सिस्टम है ये इतना स्ट्रांग है कि आप इस सिस्टम के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। आप अगर वहां ऑयल एंड गैस में भी बिजनेस कर रहे हो, लेकिन इस जो सिस्टम वहां बना हुआ है उसके अगेंस्ट आप बिल्कुल बिजनेस ही नहीं कर सकते। अभी टोटल और शेल नाम की दुनिया की बहुत जानी मानी कंपनी जो ऑयल एंड गैस में काम करती है, हमारे देश में नहीं, दूसरे देश में, उन्होंने हमारे देश में ये बिजनेस करने की कोशिश की। क्या क्या कुछ पेट्रोल पंप निकाल, लेकिन क्या हुआ? वो चली नहीं। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी नंबर 1 कंपनी ऑयल एंड गैस की है जिसका नाम है आरामको। उनको भी जब यहां निवेश करना था, बिजनेस करना था, उन्होंने क्या किया? तो यहां की जो ये सिस्टम बनी हुई है, यहां की जो कंपनी ऑलरेडी इस क्षेत्र में काम कर रही है, जैसे रिलायंस के साथ मिलकर फिर वो अभी रिफाइनरी का काम यहां कर रही है। तो इतना स्ट्रांग सिस्टम पूरी दुनिया में इस ऑयल एंड गैस का है। आप जब भी इस सिस्टम के अगेंस्ट कुछ करोगे तो ये मुमकिन ही नहीं है। ऐसी कंडीशन आज की तारीख में है। और दोस्तों, लेकिन एमसीएल के लिए ये बिजनेस नहीं है। एमसीएल के लिए ये हम लोग कुछ इन्वेस्ट करें, कुछ प्रॉफिट निकाले, ऐसा हम लोग सोच ही नहीं रहे। हमारा मकसद, हमारा विजन, हमारा मिशन बहुत अलग है। हमें पूरी दुनिया को बचाना है। पूरी दुनिया को बचाने के लिए हम लोग निकले हैं। हमें 100% ये पूरा जो फॉसिल फ्यूल, ये पूरा जो खनिज ईंधन का व्यापार है, इसको 100% रिप्लेस करना है ऐसे ईंधन के साथ जो ईंधन हम अपने देश में, अपने घर में हमारे किसान लोग तैयार करें। हमें इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस करना है ऐसे ईंधन के साथ, ऐसे सिस्टम के साथ कि जो सिस्टम फिर ईंधन ऐसा यूज करेगा जो ईंधन इस पर्यावरण का ख्याल रखेगा, अपनी धरती माँ का ख्याल रखेगा। ये बिजनेस नहीं है, ये इस मिशन है कि चलो मिलके इस दुनिया को बचाते हैं।
इस पर्यावरण को बचाते हैं, ये बिजनेस से कई आगे है। और ये जब काम करना है, ये इतने स्ट्रांग सिस्टम के आगे काम करना है, तो ये काम करना पड़ेगा एक क्रांति, एक आंदोलन जैसा, एक रिवॉल्यूशन जैसा। एक बिजनेस जैसे काम करके नहीं चलेगा। बिजनेस जैसे काम करे तो हम लोग कहीं टिक नहीं पाएंगे। ये और रियल सेंस में जैसे हम लोगों ने भी शुरुआत की, ये एक रिवॉल्यूशन करके शुरुआत की, धरती माता के प्रति रिवॉल्यूशन करके शुरुआत की। और जब ये क्रांति करना है, ये क्रांतिकारी बदलाव अगर हमें लाना है, पूरी दुनिया में लाना, हमारी तहसील से शुरुआत करनी है, तो इस क्रांतिकारी बदलाव के लिए हमें चाहिए वो लोग जो हमारे इस विजन और मिशन के साथ खड़े रहे। वो लोग कि जो फैक्ट्री देख के, प्रोडक्ट देख के ना आए, तो ये आपका विजन और मिशन देख के आपके साथ जुड़े और हमेशा लगे जिंदगी भर आपके साथ खड़े रहे, डटे रहे, ताकि हम मिलके ऐसा सिस्टम बनाए जो इस विषारी सिस्टम को खत्म करे। दोस्तों, एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकली अगर आप देखोगे तो क्या है एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन? तो मैं बोलूंगा कि एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है हमारे जो लोग गांव में रहते हैं उसका संगठन। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि इसका नाम आपने एमसीएल फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं रखा, किसान संगठन क्यों नहीं रखा, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्यों रखा? दोस्तों, हमारे देश में किसान उसको बोलते हैं जो जिसके पास किसान का वो प्रमाण पत्र होता है। अगर आप खेती भी कर रहे हो, फिर भी आपको वो मैं किसान हूं इसका प्रमाण पत्र लाने के लिए 6 महीने लग सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस कागजात के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, अगर दादा परदादा के नाम पे आज भी जमीन है, तो आपको अपने नाम पे लाके उसका वो आप किसान हो ये सर्टिफिकेट लाने के लिए 1 साल से ऊपर लग सकता है। कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके नाम पे वो कागजात है, जो 7/12 पे उनका नाम है, लेकिन वो कई शहर में जाके नौकरी धंधा कर रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो सालों से अपनी खेती का काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं है। हमारा जो संगठन है एमसीएल संगठन, ये पूरे ऐसे लोगों का संगठन है जो सभी किसान और बगैर किसान है। अगर आप टेक्निकली, लीगली या कायदे कानून से देखोगे तो अब तक पूरी जो इंडस्ट्रीज, पूरी जो कंपनी का व्यापार होता है, धंधा पानी होता है, बिजनेस होता है, वो जिस कायदे कानून के ऊपर होता है वो कानून है कंपनीज एक्ट 1956, 1956 का कंपनी का एक्ट। लेकिन जिनके रिकमेंडेशन के ऊपर यह एक्ट बना, वाई के अलग कमेटी, इस कमेटी ने तभी भी 1956 में ऐसा प्रोविजन करके रखा है, ऐसा प्रोविजन कि जिसमें ये सभी किसान इकट्ठा आ सकते हैं, खुद को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लाने के लिए अपने तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। एकदम जैसे प्राइवेट कंपनी होती है ना, वैसे कर सकते हैं। ऐसा प्रोविजन 1956 से अभी तक है, हमेशा था। लेकिन इसके लिए स्पेशल एक्ट होना चाहिए। ये 2002 के बाद उसके ऊपर काम चालू हुआ और 2013 में ये अमेंडमेंट हुआ। और इसका पूरा फोकस, किस लिए ये एक्ट बना, किस लिए ये सब कायदे कानून बने, क्योंकि इसका पूरा फोकस था एग्रीकल्चर। दोस्तों, एग्रीकल्चर, कृषि, खेतीबाड़ी जो है, आज भी हमारे देश में 50% से ज्यादा जो नौकरियां है ना, वो यहां से आती है। हमारे देश का पूरा जो उत्पन्न है, जो जीडीपी है, 17 से 18% जीडीपी हमारे देश के इस एग्रीकल्चर, इस कृषि से आता है। लेकिन जिस तरह उसका विकास होना चाहिए था, जिस तरह उसकी उत्पादकता बढ़नी चाहिए, वो बढ़ी नहीं। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इस कायदे को ऐसी तरह से इंप्लीमेंट करें कि हमारे जो किसान है, हमारी जो खेतीबाड़ी है, हमारा जो कृषि है, उसका उत्पादन बढ़े, ज्यादा से ज्यादा पैसे, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हमारे किसानों को मिले। लेकिन क्या जरूरत थी ऐसे देश में ऐसा नया कायदा कानून लाने की कि जो देश पूरी तरह से पहले से कृषि प्रधान ही है, पूरा जिसका ढांचा ही कृषि के ऊपर है, इसकी अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर। दोस्तों, आज तक हमारे देश में जो भी बिजनेसेस होते हैं ना, वो 2 कैटेगरी में होते हैं। एक होता है कोऑपरेटिव, सहकार क्षेत्र, और दूसरा होता है कॉर्पोरेट, कंपनी जैसा क्षेत्र। लेकिन ये दोनों के क्षेत्र में खेती से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड उतना विकास हुआ नहीं। सबसे पहले कोऑपरेटिव सिस्टम यानी सहकार सिस्टम, सहकार क्षेत्र ही हमारे देश को आगे लेके जाएगा। ये सोच बहुत पहले से है।
जब अंग्रेज यहाँ थे, आजादी के पहले भी इसके ऊपर कायदे कानून बनाए गए थे कि सहकार क्षेत्र को बढ़ना चाहिए। जब हम लोग आजाद हुए उसके बाद भी पूरा फोकस इसके ऊपर था। हमारे सभी पंचक वार्षिक योजना में प्राथमिकता है ये सहकार क्षेत्र में बिजनेस करना, सहकार क्षेत्र में कृषि को बढ़ाना, और उसका फायदा भी हुआ। इनिशियली में अगर आप देखोगे शुरुआत में, तो जो जिस जिस राज्य ने इसका व्यवस्थित उपयोग किया वो राज्य आगे निकल गए। महाराष्ट्र, गुजरात, बाकी के उन्होंने कृषि क्षेत्र का विकास किया। बहुत सारी कोऑपरेटिव संगठन उन्होंने स्थापन की, कंपनियां शुरुआत हुई, कारखाने शुरुआत हुई और उसका विकास हुआ। लेकिन जिन लोगों ने ये सब चालू किया उन लोगों ने फिर उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया। यहां तक वो इतने आगे गए कि उन्होंने पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व किया। तो उनके बाद जो लोग आए उन्होंने ये पूरे संस्था को ये बिजनेस, प्रॉफिट, विकास, डेवलपमेंट कम और सोशल, राजनीति, पॉलिटिक्स उसके अड्डे बनाए। और दूसरे एक सिस्टम थी कि ये कोऑपरेटिव सिस्टम के ऊपर कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के ऑफिसर इसके ऊपर काम करते हैं। तो अगर मैं पावर में आता हूं, मेरी कंपनी मेरी पार्टी पावर में आती है, तो कैसे मैं इन सभी संस्थाओं का उपयोग करूं हमारे पॉलिटिकल करियर के लिए, उसके वो लोग सोचने लगे और ये पूरा जो सिस्टम था वो बर्बाद हो गया। और जिस कृषि क्षेत्र का जैसे विकास होना चाहिए तो वैसा हुआ नहीं। और कॉर्पोरेट सिस्टम मैंने क्या, तो कॉर्पोरेट सिस्टम मैंने वही सिस्टम जो अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज कौन थे? अंग्रेज कोई वो राजे लोग नहीं आए थे कि ये काम करने के लिए, वो तो कंपनी थी। और उन्होंने क्या किया कि हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए, हमारे इंग्लैंड में जो फैक्ट्री है उनके लिए जो रॉ मटेरियल है वहां उन्होंने यहाँ इस वजह से एग्रीकल्चर करवाया, वैसे बंदर को विकसित किया और पूरा रॉ मटेरियल वहां लेके गए जो चाहिए वो, और वहां का माल यहाँ आके बेचने लगे। हम लोग कितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सकते, बस यही फोकस उनका रहा। उन्होंने यहाँ के लोगों का, यहाँ के जो एग्रीकल्चर वो सिस्टम था उसको बिल्कुल जिसको देखा ही नहीं। जो कुछ कम्युनिकेशन उन्होंने किया, जो कुछ ट्रांसपोर्टेशन किया ना, अपने फायदे के लिए किया। दोस्तों ऐसे ही करते हैं कॉर्पोरेट सिस्टम में। कैसे होता है कि मैं इतना पैसा डालूं तो मुझे इतना मिलना चाहिए, मुझे वहां के लोगों को, वहां के आजू बाजू जो सोशल उसमें ज्यादा फर्क नहीं, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करते। ये कॉर्पोरेट लोग कृषि में काम नहीं करते क्योंकि उनको सिर्फ एक होती है, एक फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री में इतना उत्पादन होना चाहिए और माल बेचना चाहिए। उनको कुछ लेना देना ही नहीं होता ऐसी सब चीजों से। और ये होता है कॉर्पोरेट सिस्टम। इसीलिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए दोनों का, ये जो दो सिस्टम से आज तक कंपनियां चल रही है, बिजनेस चल रही है, दोनों से अच्छी अच्छी चीजें निकाल के, बुरी बुरी चीजें हटा के जो जो कायदा कानून बना उसको कहते हैं प्रोड्यूसर्स कंपनी एक्ट। तो इसका एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि इस एग्रीकल्चर को, इस कृषि को बढ़ाना, इसका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना, इससे ज्यादा से ज्यादा विकास करना है। और दोस्तों एमसीएल का भी मिशन वही है ना। एमसीएल का तो ये मिशन है, ये हम लोग सोचते हैं, हमारी ये सोच है कि ये जो पूरा कुदरत ने हमको दिया है, प्रकृति ने दिया है, भगवान ने दिया है ना, ये कंपलसरी, ये हमें ऐसा सोचना चाहिए ना कि बहुत मेहनत करके हम लोगों ने इसको कमाया है, बहुत मेहनत करके। मैं तो ये सोचता हूं कि आप ऐसा सोचो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, और कहीं पहाड़ पे भी ऐसे अपने 10-20 गुंठा जमीन लिए तो भी कैसे आप हरी भरी करते हो, क्योंकि आपका मेहनत का पैसा लगा होता है। तो आप जो भी जमीन लेते हो ना उसके ऊपर बहुत मेहनत करते हो और उसको विकसित करते हो। मैं सोचता हूं कि भगवान ने, कुदरत ने अगर इतना सब कुछ दिया है रेडीमेड, तो समझो कि आपने बहुत मेहनत करके खरीदी है जमीन, बहुत मेहनत कर आपके खुद के पैसे लगे, और सोचो कि एक एक इंच के ऊपर कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आए, कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे भाइयों को, हमारे किसानों को हो, और कैसे ये आबादी, ये हम लोग इसको विकसित कर पाए। इस तरीके से काम करना ही एमसीएल का मिशन है, एमपीओ का मिशन है। इनफैक्ट इसीलिए हम लोग हर ग्राम पंचायत में हम एक प्रोजेक्ट की शुरुआत कर, चाहे वो ग्राम पंचायत कुछ दूर पहाड़ पे हो, चाहे वो ग्राम पंचायत समुद्र के बाजू में हो, चाहे वो ग्राम पंचायत जंगल में हो, पूरे आदिवासी हो, चाहे वो ग्राम पंचायत रेगिस्तान में हो, चाहे वो ऐसी जगह पे हो कि जहां खेती बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हर ग्राम पंचायत में हमें एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट लगाना है। उसका क्या उद्देश्य है कि हर गांव में हम लोग क्या एक्टिविटी कर सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि एग्रीकल्चर सिर्फ खेती करना नहीं ना, उसके साथ पशुपालन कर सकते, कुछ तो कर सकते हैं। और इतना सब कुछ दिया है, तो हर ग्राम पंचायत में कैसे हम लोग बिजनेसेस करें, कैसे हमारे लोगों को
एक आमदनी, अच्छी आमदनी करके दे उसको, वो काम, वही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने एमवीपी की प्रोजेक्ट शुरुआत की है। अभी इस एमवीपी को, एमपीओ को कैसे डेवलप करें, इसका एक प्रोसेस इस कायदे में दिया है। उन्होंने कहा कि जहां आपको ये डेवलपमेंट करना है, जिस क्षेत्र का आपको विकास करना है, पहले तो क्षेत्र आइडेंटिफाई करिए, कौन सा तालुका है, कौन से गांव। उसके बाद देखिए कि उस गांव में क्या परिस्थिति है, आज किसान कौन से कंडीशन में रहते हैं, कौन से कंडीशन में वो कृषि या खेतीबाड़ी करते हैं, और फिर देखिए कि कौन सी चीजें हमें करनी है इस गांव की, इस किसान की, इस खेती की डेवलपमेंट करने के लिए। फिर इस विषय में जो एक्सपर्ट होते हैं, जो जो विशेषज्ञ होते हैं, उनको बुलाए, उनको लेके एक रिपोर्ट बनाइए कि किस तरह से हम लोग इस गांव में इसका विकास कर सकते हैं, कैसे ज्यादा आमदनी लोगों को प्राप्त करके दे सकते हैं। और कुछ बेसलाइन इंडिकेटर्स रखिए कि जैसा अगर आपके यहाँ धान आता है तो आज धान इतना आता है पर हेक्टर, पर एकड़, तो उसका इतना आना चाहिए, इतने लोग आज एम्प्लॉयड है तो वो इतने होने चाहिए। ऐसे इंडिकेटर्स तैयार कीजिए और उसके हिसाब से जो इंटरवेंशन करना है, जो काम करना है, उसके हिसाब से एक बिजनेस का प्लान तैयार कीजिए प्रॉपर, जिस बिजनेस प्लान में पूरी तरह से डिटेलिंग हो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या होगा गांव का आगे, कैसे विजन दिखेगा, कैसे आगे हम लोग तरक्की करेंगे। और ये वहां के गांव वालों को, जिन लोगों के लिए आप करना चाहते हैं ना, कम से कम 10% लोगों को जाके समझाइए, आप उनसे सलाह मशवरा कीजिए, उनका विचार विमर्श करके उनके भी सजेशन दीजिए और बिजनेस प्लान को फाइनल कीजिए। और उसके बाद फिर आप किसानों को बताइए, इसके बाद किसानों को बताइए, किसानों को मोबिलाइज कीजिए और उनसे फिर ये बिजनेस के लिए जो पैसे लगते हैं वो आपको ही करने हैं, इस कायदे में लिखा। एक तो पूरे किसानों को ये प्लान बताने के लिए आप सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैम्पलेट बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, सब कुछ करें, लेकिन पैसे आपको जमा करने, इकट्ठा करने। तो सभी मेंबर्स से पैसा लीजिए, लोन लीजिए, जो चाहिए जैसे आपको करता है वो पैसे लीजिए और फिर फैक्ट्री की शुरुआत कीजिए, बिजनेस की शुरुआत कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं। और वो बिजनेस पूरा करने के बाद फिर सोचिए कि क्या क्या असेसमेंट हुआ, मीन कैसे हम लोगों ने जो सोचा था कि हमें ये तरक्की करनी है, ये आगे जाके करना है, ये हुआ क्या, ये सब असेसमेंट ऑडिट कीजिए और इस तरह से इस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। जैसे ये कायदा कानून ये बना, उसके बाद हर राज्य में हजारों ये प्रोड्यूसर कंपनी तैयार, हजारों। और जिस तरह से जो हमारी सोच होती है ना कि इसके तहत मुझे गवर्नमेंट की कुछ सब्सिडी मिलेगी, इसके तहत मुझे कुछ बैंक का लोन मिलेगा, बस यही सोच। अभी उसको कैसे रिपे करे, क्या करे, वो कुछ ज्यादा नहीं, बस इसी के लिए अभी महाराष्ट्र में 2500 से ज्यादा ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर आप इनको पूछेंगे कि क्या बिजनेस प्लान है आपका, जब ये रजिस्टर करते हैं ना, तब उनके सब्जेक्ट्स में अगर आप देखोगे कि क्या कौन सा बिजनेस करने वाले हैं ये जो आरओसी में रजिस्टर करते हैं, तो देखोगे तो उसमें 25 बिजनेस लिखे होते हैं। हम दूध का धंधा भी करेंगे, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, हम मधुमक्खी का पालन करेंगे, हम लोग धान का काम करेंगे, ये सब कुछ उसमें लिखा होता है। और होता कुछ नहीं है, सिर्फ लोन लेके फिर वही एनपीए करना किसानों के ऊपर, या बाकी जो कुछ है कर्जा बढ़ाना। दोस्तों, ऐसा हम लोग नहीं करने वाले। एमपीओ का जो भी काम आज हम लोग कर रहे हैं, हमारा पूरा ब्लूप्रिंट, हमारा पूरा रोड मैप आज की तारीख में रेडी, क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कहां तक जाना है, क्या बिजनेस के इंडिकेटर से कितना टर्नओवर, कितना प्रॉफिट, ये पूरा ध्यान में रख के सोच के ही हम लोगों ने काम की शुरुआत की। ये जो एमपीओ है, ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसके कुछ तत्व होते हैं जिसके तत्व के आधार पर ये चलती है। नंबर 1, ओपन एंड वॉलंटरी मेंबरशिप, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, खुद से बन सकता है। दूसरा, इसको चलाएगा कौन, तो इसको वही चलाएगा, ये सभी जो लोग हैं एमपीओ मेंबर, वो अपने इस समुदाय से डायरेक्टर का चुनाव करेंगे, हर साल डायरेक्टर को चुनेंगे और वो जो चुने हुए लोग हैं इनके मेंबर्स के, वही इस संगठन को चलाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस एमपीओ में, इस प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में, आपके पास अगर 1 शेयर है, 5 शेयर है, या आपके पास 10,000 शेयर है, कितने भी शेयर होने दीजिए, एक आदमी एक वोट, उस शेयर के बराबर नहीं, इस तरह से वो लोग चुनते हैं। तीसरा, कंपल्सरी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन,
यानी अगर आपको मेंबर होना है तो आपको कंपलसरी इसके भागधारक शेयर होल्डर बनना है। चौथा प्रिंसिपल ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस। जैसे मैंने कहा कि सहकार क्षेत्र को का कंट्रोल था, अभी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है सहकार क्षेत्र के ऊपर अलग अलग तरह से, लेकिन ये जो संगठन है ये पूरी तरह से काम करेगा किसी प्राइवेट कंपनी के जैसे, पूरी तरह से अपना अपना, उसमें कोई गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। फिफ्थ, एजुकेशन ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन। जो भी इसके मेंबर्स है उनको आप एजुकेट करना जरूरी है, ट्रेनिंग देना जरूरी है, उनके साथ नए नए जो इंफॉर्मेशन है, नई नई जो बाजार में टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होती है वो हमारे लोगों के साथ आप शेयर करना जरूरी है। सिक्स, कि अगर अलग अलग एमपीओज है, अलग अलग प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक साथ मिलके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। एक किसान संगठन दूसरे किसान संगठन का मेंबर हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको समाज के लिए काम करना है। जो भी काम करोगे, जो भी बिजनेस इस प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में आप करोगे, तो आपको अपने समाज के बारे में सोचना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो और इसमें कौन से सर्विस आप दे सकते हो, चलो देखते हैं। एक तो कायदे में लिखा है कि आपको ये सब सर्विसेज देनी चाहिए। कायदे में तो ये लिखा है कि आप सब कुछ दो, सब सर्विसेज दे सकते हो, सब काम कर सकते हो जो कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है। तो ये जो क्षेत्र है जो कायदे में लिखा है, और एमसीएल एमपीओ लोगों को देने वाली, ये आप देखिए नंबर 1 फाइनेंशियल सर्विसेज। अब हमारे एमसीएल परिवार का ही जो सोच है कि किसी के ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग जो तहसील लेवल के हमारे जो एंटरप्रेनर है, ग्राम पंचायत लेवल के जो एंटरप्रेनर, उसको कोई लोन करा के नहीं दे रहे, सब लोग सब पैसे हम अरेंज करा के देने वाले हैं। वैसे ही हमारे जो किसान लोग हैं, जो हमारे मेंबर्स है, जो कुछ बिजनेस करेंगे, उनको भी जो जरूरतें लगेगी ना, उनके लिए जो पैसे का इंतजाम हम करेंगे, एमसीएल करेगी, कोई भी लोन उनके सर पे नहीं रहेगा। दूसरा, खेती के लिए जो इनपुट सप्लाई होता है, यानी बीज होते हैं, फर्टिलाइजर होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, ये सभी जरूरतों को भी हम लोग सप्लाई करेंगे हमारे लोगों के लिए। प्रोक्योरमेंट एंड पैकेजिंग, जो भी किसान उत्पादन करेंगे वो सभी उत्पादनों को, उसके प्रॉपर लॉजिस्टिक, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसको एक जगह रखना, ये सभी काम भी हमारा एमपीओ करेगा। मार्केटिंग सर्विसेज, जो भी काम करेंगे, इनफैक्ट हमारे तो शुरुआत होगी इस मार्केट से, हम लोग लोगों को बोलेंगे आप ये काम अच्छी तरह से करो कि हम लोग इसको बेच सकते हैं, ऐसा मार्गदर्शन भी करेंगे और 100% मार्केटिंग की व्यवस्था करेंगे। इंश्योरेंस सर्विसेज, जो भी चीजें हम लोग तैयार करेंगे उसके लिए, जैसे प्राइवेट फैक्ट्री में अपने मालों का इंश्योरेंस होता है, वैसे हम अपने धन का, अपने उत्पादनों का इंश्योरेंस करेंगे। टेक्नोलॉजी, इसमें बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी जब आएगी तब हम अपने लोगों को, अपने मेंबर्स को इसको देंगे। और जो भी मांगता है, जो भी चाहिए इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए, हम एग्रीकल्चर को एक बिजनेस के स्वरूप से देखें। जैसा कोई भी बिजनेस, कैसे वो बराबर छोटे से छोटी दुकान भी वो बराबर थिंकिंग प्लानिंग करके करते हैं, वैसे वैसे हम एग्रीकल्चर को एक बड़ा बिजनेस करके उसको देखेंगे, और जो कुछ चाहिए हमारे किसानों के लिए, जो कुछ चाहिए हमारे गांव वालों के लिए, वो पूरा देंगे हम लोग एमपीओ के थ्रू। लेकिन इससे भी आगे जाके देखो, इससे भी आगे जाके जो कायदे कानून में नहीं है, ये काम हम लोग करने वाले। और वो काम क्या है कि हमें अपने गांव में, अपने देश में ये उद्योजकता, ये जो सोच है ना, ये जो संस्कृति है, उसको बढ़ावा देना है, उसको बड़ा करना है। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो अंग्रेज यहाँ इतने साल रह के राज करके चले गए ना, इन्होंने हमारी मानसिकता बदल दी है। गुलामी की मानसिकता, नौकरी की मानसिकता आज भी हमारे यहाँ है। लेकिन हम ये एक आंदोलन हमें गांव में करना है। हर एमपीओ मेंबर हमारा उद्योजक होना चाहिए, वो उद्योजक जैसे उसने काम करना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि आप खुद को एक इंडिपेंडेंट ऐसा उद्योजक समझो, क्या चाहिए आपको, कैसे चाहिए हमको पूछे, हम आपको देंगे, पूरा सपोर्ट हम आपको देंगे। अगर आप खेती कर रहे हो तो 100% ऑर्गेनिक खेती करो। 100% ऑर्गेनिक खेती करने के लिए जो चीज चाहिए ना, वो हम देंगे, आपका पूरा माल हम लोग लेंगे। लेकिन जो चीज नॉर्मली केमिकल फार्मिंग से मिलती है, उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे और आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर आपके पास बंजर जमीन है, कुछ नहीं कर रहे आप, तो ये धान, ये बायोमास आप करिए, और उसका भी हम लोग परचेस करेंगे और आपको इनकम चालू हो जाएगी। और आप ऐसे कि आपके पास जमीन ही नहीं, अगर आपके पास बिल्कुल जमीन है तो कम से कम 2 4 5 गाय आप उसका पालन कीजिए, मधुमक्खी का कुछ काम कीजिए, और ऐसा कुछ काम कीजिए जो आप कर सकते हैं। पूरे मार्केटिंग हम लोग करेंगे,
आपको जो कुछ चीज़ है वो हम उसकी व्यवस्था करेंगे। और एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ऐसे कोई प्रोडक्ट्स अगर आप निर्माण करते हैं कि जो इस पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसी सब चीज़ों की व्यवस्था आप करिए, हम लोग उसकी मार्केटिंग करेंगे। तो एमपीए तो वो कायदे कानून में जो लोग है उससे बढ़कर हम लोग, हमारी सोच है, हम तो चाहते हैं कि आप सभी लोग, सभी जो एमपीए 10,000 जो मेंबर है ना, 10,000 उद्योजक बन के काम करें। कैसे मैं अपने घर का इनकम बढ़ाऊं, क्या काम कर सकता हूं, और आपको क्या चाहिए हमें बताइए, एज ए एमपीओ बताइए, हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट काम हम कर रहे हैं कि हर एमपीओ मेंबर को एक उद्योजक बनाना। और दोस्तों इसके सोशल बेनिफिट, ये तो हमारा फोकस है कि हम समाज के लिए क्या करने होंगे। इस एमपीओ के प्रति, एमपीओ के थ्रू ये एमसीएल बिजनेस को जब हम लोग बड़ा कर रहे हैं, तो हमारे सिर्फ फैक्ट्री में कम से कम 1200 से 2000 लोग तो हमें डायरेक्ट सैलरी से लगने वाले हैं। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट इतने सारे बिजनेसेस, इतने सारे उद्योजक निर्माण होने वाले हैं कि बहुत सारी नौकरियां हमारे तहसील में तैयार होने वाली है, और वो सभी नौकरियां हम लोग हमारे एमपीओ मेंबर उनको देने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम है ये 20% सीएसआर, यानी आज हमारे लोगों को जो यहाँ इस एमसीएल सिस्टम में काम कर रहे हैं, सभी किसानों को उनको पैसा दे दिया, सभी जो हमारे उद्योजक है उनको हम लोगों ने उनका मुनाफा दे दिया, सभी अपना तनख्वाह बिनका सभी लेके, वो जाने के बाद जितना प्रॉफिट हमारे यहाँ बचेगा, उस प्रॉफिट का 20%, 20% हिस्सा हम लोग हमारे लोगों के लिए, हमारे गांव के लिए खर्च करेंगे। और ये सबसे बड़ा काम, हमारे गांव में जो भी शिक्षा व्यवस्था है, जो भी पाठशाला है, उसको हम लोग बेहतर करेंगे। हमारे गांव में ये जो स्वास्थ्य को लेके जो कुछ फैसिलिटीज है उसको बेटर करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे गांव में टैलेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा एथलेटिक भी है, वो अच्छा कुछ कर सकता है, ओलंपिक के जाके मेडल ला सकता है, लेकिन उसके लिए आज हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं, मैदान नहीं है खेलने के लिए, जो चीजें उसको चाहिए, छोटी छोटी चीजें, वो खेलने के लिए साहित्य नहीं है उसके पास, इक्विपमेंट नहीं है उसके पास। तो ये हमारा मकसद ये है कि हम लोग ऐसा बिजनेस करें कि हर तहसील में हमको राज्य स्तर का एक क्रीड़ा संकुल की निर्मित करनी है। हमें गांव में इतना सारी पानी अगर कुदरत हमें देता है, तो ऐसी पानी की व्यवस्था करनी है कि ताकि किसी भी गांव में सूखा ना पड़े। और जो भी चीजें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बहुत सारे ऐसे गांव है कि जहां रोड्स नहीं है, ऐसी चीजें हैं कि जो जिसके लिए हम लोग बाहर के कोई गवर्नमेंट कुछ करेगी या बाहर के कोई आके कोई करेगा, इस ग्राहक के में हम लोग रहते हैं। मैं कहता हूं कि चलो मिलके ऐसे बिजनेस करते हैं, इतना बिजनेस करते हैं कि उससे मिलके इतना आमदनी हमारे पूरे गांव के लिए करते हैं कि जो भी चीजें चाहिए वो हम लोग खुद तैयार करें। शेयर मनी, ये बहुत सवाल होता है कि आप लोगों से पैसे ले रहे, शेयर्स ले रहे। दोस्तों एक तो बात है, ये है कि ये कंपलसरी है। आप एमपीओ के लीगली कायदे से भी आप सभासद बन ही नहीं सकते, मेंबर बन ही नहीं सकते, जब तक आप उसके शेयर होल्डर नहीं है, जब तक आप उसके शेयर्स नहीं लेते, जब तक वो शेयर्स आपके नाम पे नहीं। नंबर 1। दूसरा दूसरा क्या बाकी की कंपनियां करती है कि आपसे सब पैसे इकट्ठा करते हैं और ऊपर से लोन लेते हैं और फिर वो बिजनेस व्यवसाय चालू करते हैं। यानी एक तो आप अगर मेंबर हो उस कंपनी के, उस प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपने पैसे तो दिए, शेयर तो लिए, ऊपर से आपके सर पे जरा लोन भी चढ़ता। जैसे बिजनेस होता है वो कम हो जाएगा, वो अलग बात है। एमसीएल क्या करेगी आप सोचो, एमपीओ क्या कर रही है आप सोचो। हम लोग तो पूरे सर्विसेज देने ही वाले, उससे ज्यादा हमने सोचा है हमारे मेंबर्स के लिए। कंपलसरी एक आंदोलन जैसे हम लोग हर घर में कम से कम इतनी आमदनी जानी चाहिए, हर घर में 5,000, 8,000, 10,000, 15,000 जाना चाहिए, जितना पॉसिबल है उतना मिलना चाहिए। ये हमारा आंदोलन तो रहेगा ही, उसके लिए पूरा काम तो हम लोग करेंगे। लेकिन इसके आगे क्या करें आप देखिए, इसके लिए कोई कर्जा नहीं होगा, कोई लोन नहीं होगा, ऊपर से ये सारे पैसे हम लोग आपके यहाँ के तहसील की जो स्टार्टअप है, जो बायोफ्यूल स्टार्टअप है, उसमें ये पैसा डालेंगे और आपको उसके शेयर देंगे फेस वैल्यू के ऊपर। यानी जो मिनिमम शेयर रहता है ना 1 रुपए का, जो उसके मालिक को भी 1 रुपए का मिलता है, वो भी आपको देंगे 1 रुपए से सभी मेंबर्स को देंगे। और ये बहुत अच्छी बात है। 1 रुपए से तो उस वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर को भी नहीं मिलते, उनको भी थोड़ा सा चढ़ा के ही देते हैं। क्योंकि ये जो बड़े अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास करोड़ों रुपए होते हैं,
और वो जब ऐसी छोटी छोटी कंपनी होती है उसमें निवेश करते हैं, और ये जब कंपनी बड़ी होती है तब उनके भी पैसे 20 गुना 30 गुना 50 गुना बड़े होते हैं, ज्यादा होते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी ये सिर्फ उनके लिए होती है जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। लेकिन हम यहाँ ये अपॉर्चुनिटी हमारे सभी मेंबर्स को देने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी लोगों को एक वेंचर कैपिटलिस्ट जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको भी वो ग्रोथ, उनको भी वो मुनाफा मिले जब ये कंपनी बड़ी होने वाली है। हमें पता है कि हमारे यहाँ कम से कम 100 टन माल तैयार करके बेचना है, और 100 टन का माल अगर जब तैयार करके बेचेंगे ना, तब आपके कंपनी का शेयर कम से कम 100 रुपया होने वाला है। लेकिन आज हमारे देश में इतना कुदरत ने दिया है कि बहुत सारी तहसील में 500 टन की फैक्ट्री लग सकती है। तो 500 टन की फैक्ट्री लगेगी तो 1 रुपए का शेयर 500 रुपए का हो सकता है। तो सोचिए, जो हमारे मेंबर्स है, सोचिए अगर किसी ने 250 रुपए तुम आपको दिए सिर्फ, और उसके आप 25,000 से लेके 50,000 1 लाख रुपए अगर करा के देंगे विदाउट लोन इस हमारे मेंबर्स को, तो कितनी दुआएं, कितना अच्छा लगेगा। ये सबसे बड़ा, और हमारा फोकस ही यही है। हम हर स्टेप के हर जगह हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हमारे लोगों को दें, क्योंकि नहीं तो ये अमीर लोगों को देते ही है, उनसे पैसा लेके उनको तो देना ही है। हम लोग कैसे इन लोगों से जितना हो सके उतना करें दोस्तों। और आपको लगता है कि बहुत सारे पैसे होते हैं, तो मैं आपको बताऊं, 10,000 मेंबर जब 250 रुपए करके इन्वेस्ट जो लगाते हैं, तब उनकी कुल इन्वेस्टमेंट जो होती है कंपनी में वो लगभग 25 लाख रुपए होती है। आज भी जो लोग काम कर रहे हैं आप सभी को पता है कि 25 लाख रुपए 10,000 मेंबर से जमा होते हैं। और हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं 25 लाख रुपए में ये आता है सीएनजी का डिस्पेंसर। आप मार्केट में जाएंगे आपको पता चलेगा, सीएनजी का पेट्रोल पंप लगाने जाएंगे ना आप, 4.5 से 5 करोड़ रुपए सीएनजी का पंप लगाने के लिए लगते हैं, क्योंकि ये इक्विपमेंट इतने महंगे हैं, इसको इतने पैसे लगते ही है। बहुत सारे लोग हमको पूछते हैं, यानी मेरे खुद के दोस्त मुझे बताते हैं कि इतनी रिस्क क्यों, आई मीन इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्या जरूरत है। उनका कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम है, क्योंकि अगर 50 करोड़ की फैक्ट्री लगा रहे हैं तो 25 लाख यानी 0.5%, लेकिन 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है ही नहीं। 100 टन आउटपुट का प्रोजेक्ट है हमारा, 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लानी है तहसील में और करनी है कम से कम। तो उसमें देखेंगे तो ये तो 0.01% से भी कम है। तो इतना कम पैसा लेने को और पूरी जिम्मेदारी ली, सभी लोगों की जिम्मेदारी लेने की। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं, अरे यही तो अपना काम है। किसके लिए सब कुछ शुरुआत की, किसके लिए कर रहे हैं हम लोग ये धंधा बिजनेस? प्रॉफिट के लिए कर ही नहीं रहे, लोगों के लिए तो कर रहे हैं, और करेंगे ना, जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना करेंगे, क्योंकि हमें डरने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही अच्छे नेक इंटेंशन से काम कर रहे हैं, कोई 1 रुपए का इधर उधर हम लोग नहीं करने वाले, तो डरने की जरूरत ही नहीं। अगर हम लोग लोगों के लिए भलाई कर रहे हैं तो आज न कल लोगों को पता ही चलेगा, हम अपना काम अच्छे ध्यान से करें दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे समाज के प्रॉब्लम्स भी है, गांव के हमारी समस्या है कि जिसके लिए भी हमें लोगों को जोड़ना है। एक है ये जीरो वेस्ट तहसील, कचरा मुक्त तहसील। कितने गांव में आज कचरा बढ़ चुका है, गांव गांव में इस कचरे के पहाड़ नजर आ रहे हैं, और ये इस कचरे को जलाते हैं लोग, इस कचरे को नदी में डालते हैं, इस कचरे को कुएं में डालते हैं। क्या करते हैं आपको पता ही? ये सब ये जो गंदगी है, ये पानी से, ये दूषित पानी से, ये आपके धान से लेके आपके बदन में जा रही है, कैंसर को बढ़ा रही है। कितने सारे पानी के प्रॉब्लम जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कचरे के कारण हो रहे हैं। हमको कंपलसरी ये कचरे से 100% कचरा मुक्त हमारे गांव करना है, हमारा तहसील करना है, और उस कचरे को हम लोग फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा कि सभी लोगों को आना चाहिए ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, यानी हमारा ये जो पर्यावरण है इसको कौन संभाले, ये हमारी जिम्मेदारी, इसलिए आनी चाहिए। केरला में सभी लोग इकट्ठा आए, और केरला में लोगों ने इकट्ठा आके वहां के जो पानी के स्रोत है, वहां की नदियां है, तालाब है, उसका रक्षण किया है। वैसे हम लोग चाहते हैं कि हर गांव में ऐसा हो, हर गांव में हमारा जो पानी का स्रोत है उसका ख्याल हम लोग रखें। हम लोग चाहते हैं कि पूरे तहसील के ये जो सभी लोग हैं, ये एमपीओ में एक परिवार का एक हिस्सा बने, एक बड़ा परिवार, जो परिवार हमारे गांव की तरक्की के लिए, हमारे किसानों की तरक्की के लिए काम करे दोस्तों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको बोलूं, सबसे 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 इंपॉर्टेंट, बाकी सब बाजू में रखिए,
एक इंपॉर्टेंट रीजन जिसके लिए हमें काम करना है ना, वो है ये, क्या क्या थे हम लोग और क्या बन चुके हैं। ये सभी देश हमें ढूंढने आए थे। इतनी बड़ी इतना बड़ा देश, इतना महान देश था हमारा कि पूरी दुनिया का 30%, 35% से ज्यादा उत्पन्न या ज्यादा जीडीपी हम लोग देते थे। पूरी दुनिया का 35% से ज्यादा हमारे यहां से उत्पन्न आता था। इतना समृद्ध, इतना शक्तिशाली अपना देश था। और इतना ही नहीं, हर 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 साइंस या हर क्षेत्र अगर आप देखोगे तो इतना आगे डेवलप था। हमारा विज्ञान इतना डेवलप था कि बाकी के लोगों को पता भी नहीं, इतना हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने अगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो में देखोगे तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम पूरी दुनिया को तो बाद में पता चला था, सैकड़ों सालों के बाद ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। हम लोगों ने तब किया था। हमारे मंदिर, हमारे ताजमहल, हमारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स अगर आप देखोगे ना तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। और इस अंग्रेजों ने गुलामी में पूरा बर्बाद कर दिया। कंपनी आई, क्या थी ये अंग्रेज? कंपनी थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कंपनी आई, कंपनी का बिजनेस किया और पूरे अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए सभी लोगों को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। लेकिन दोस्तों, सबसे शर्मनाक, दर्दनाक बात यह है कि हम लोग आज भी उस गुलामी में हैं। हम लोग आज भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, एक कंपनी नहीं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आज भी हमारा खून चूस रही है। आज भी वो कंपनियां आती है, या बिजनेस करती है, धंधा करती है, और बस हमें तो शायद पता ही नहीं। हमें तो पता ही नहीं कि वो आती है, वो अपना सिस्टम बराबर, यहाँ के जो सिस्टम है ना, वहां बराबर अपना सिस्टम वो तोड़ मरोड़ जो कुछ करना वो करते हैं और अपना बिजनेस करती है। आपको क्या लगता है कि आपको नौकरी देती है? क्या ब्रिटिश लोग नौकरी नहीं देते थे क्या? वहां भी ब्रिटिश लोगों के लिए भी आप काम करते थे, आप वहां उनके सैनिक थे, उनके क्लर्क थे। आज भी आपको नौकरियां मिलती है। लेकिन क्या हम सोचते हैं, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा, हर चीज का इतना बड़ा मार्केट, एक कंपनी नहीं हो जो काम कर रही है? एक 5,000 रुपए वाला मोबाइल बनाने वाली कंपनी नहीं हमारे यहाँ। क्या टेक्नोलॉजी है उसमें? आज हमारी परिस्थिति है कि इतनी सारी ईस्ट इंडिया कंपनी है कि सुबह जब आप उठते हैं ना और आपको ब्रश करना होता है तो आप दुकान में जाते हैं और टूथपेस्ट नहीं पूछते, आप पूछते हैं कोलगेट दो। आपको जब कॉफी पीनी होती है ना तो आप पूछते हैं नेस कॉफी चाहिए। आपको जब नाश्ता करना होता है 2 मिनट में तो आप नेस्ले का मैगी चाहिए। आप कुछ भी लीजिए ना आप। ऐसी परिस्थिति हम लोगों ने ला के कर दी। तो मैं तो कहता हूं कि ये जो एमपीओ है ना, ये आंदोलन है, आंदोलन। ये आंदोलन है कि आप सभी को, पूरे भारत को ये सब जगाने के लिए, उनको बताने के लिए कि क्या थे आप, कौन है। ये एक इकोनॉमिक, एक आर्थिक स्तर का ये आजादी का ही आंदोलन है ना। क्यों करें हम लोग दूसरे की गुलामी? क्यों बाकी की सभी कंपनी आए हमारे ऊपर राज करें? क्यों हम लोग क्रूड ऑयल 80% से ज्यादा मंगाए? क्यों हम लोग खाने का तेल, वेजिटेबल ऑयल, वो भी लगभग 60-70% बाहर से मंगाए? क्यों हमारा कोयला, वो उसको भी ऑस्ट्रेलिया से मंगाए? यानी कौन सी चीज है? दोस्तों, हम इस एमपीओ के थ्रू सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि आप समझो, कौन से देश में आप जन्मे हो, क्या आपका इतिहास है। अरे वो देश कि जहां आज भी देखोगे ना मंदिर कैसे, आज भी नहीं बना पाओगे आप। ऐसा देश हमारा, ऐसा हम लोग उसके वारिस है। ऐसी संस्कृति थी हमारी, और क्या कर रहे हैं हम लोग इधर? सुजलाम सुफलाम भारत, पूरे देश का ये 1/3 हम लोग थे, और आज अंडर डेवलप्ड नेशन करके हम लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर। दोस्तों, इसलिए हम लोग बेसिक्स पे जाते हैं, क्योंकि किसकी वजह से हम लोग नंबर 1 इकोनॉमी थे, किस वजह से महान राष्ट्र थे? वो थे सिर्फ और सिर्फ खेती की वजह से। हम लोग अंग्रेजों जैसा नहीं काम किया हम लोगों ने कि बाहर के जाके बाहर के देश को लूटा और अपने देश को समृद्ध बनाया। हम लोग पैदाइशी, हम लोग यहाँ समृद्ध है। वो इतना कुदरत ने हमें दिया है, और उसका एक ही कारण था, वो था हमारी खेती बाड़ी, और उसके ऊपर ही ध्यान देना है और उसको स्ट्रांग बनाना है। और एक चीज जो हमको सीखनी है कि यहां तक कोई भी, पूरे आप इतिहास में देखिए, इतिहास में कभी भी कोई आया इस भारत का ये समृद्धि देख के, इतना सब पूरा इतना वैभव देख के जब कोई आया है ना, तो उन्होंने एक काम किया है, हम लोगों को आपस में तोड़ा है और राज किया, डिवाइड एंड रूल।
हर किसी ने किया है। आज भी आप घर के दो भाई होते हैं ना, वो एक दूसरे के उनमें झगड़ा लगाओ और अपना फायदा करा लो। यही मेंटालिटी के लोग सब आते हैं और काम करते हैं। हमें इस मेंटालिटी से भी बाहर निकालना, हमें अपने तहसील में ना एक ऐसे समाज, एक ऐसे बड़े परिवार का निर्माण करना है ना कि जो एकदम इकट्ठा रहे हमारे किसानों के लिए, इकट्ठा रहे हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए। जो भी काम करना है ना हम लोग करेंगे। हम अपने तहसील को, हमारे जो ईंधन लगता है ना, हम उसमें स्वयं पूर्ण करेंगे। किसको अगर नौकरी चाहिए, अच्छा इनकम चाहिए ना, तो हम मेहनत करेंगे और करेंगे। हमारे गांव को अगर कुछ लगता है, रास्ते चाहिए, पानी चाहिए, बीज चाहिए, कुछ चाहिए ना, हम लोग करेंगे। ऐसे प्रॉपर सुजलाम सुफलाम गांव का निर्माण करने के लिए एक बड़ा परिवार जिसमें सभी लोग इकट्ठा एक भाई समान रह रहे, ऐसे काम करें। और ये करने के लिए ना हमें चाहिए ये एमपीओ। दोस्तों, हमें आगे जाके ऐसा काम करना है ना कि किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे गांव, हमारे तहसील में आके धंधा करने की। और ये काम अगर जब करना है ना, तो आपको ऐसे लोग लगेंगे ना कि जो आपके विजन और मिशन को देख के आपके साथ चलेंगे। वो ये प्रोडक्ट फैक्ट्री वगैरह नहीं, ये आपको देखेंगे कि क्या लेके चल रहे हैं आप। मैं चाहता हूं कि एमपीओ वो मूवमेंट का नाम। एमपीओ वो है कि जो आप सभी के, आप इस विजन मिशन को, ऐसे लोगों को इकट्ठा करेगा। वो लोग जो जिंदगी तक, आखिर तक आपका साथ देंगे और अपने तहसील को फिर से सुजलाम और सुफलाम बनाएंगे। और एमपीओ का एक ही काम है कि हमारा जो राजा है ना, उसको फिर से बहुत बलशाली बनाओ। और एक ही राजा, और वो राजा है एक किसान राजा। बस उसका ख्याल रखते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा उसको मदद करते हैं, और वो हमारे देश को फिर से सुजलाम सुफलाम बनाएगा, नंबर 1 बनाएगा।